नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली कार धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार बदरपुर बॉर्डर से लाल किले इलाके में पहुंची थी। कार में था केवल एक व्यक्ति सवार। लाल किले के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर ली घटना की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली धमाके को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, कई राज्यों में अलर्ट। अमेरिका, यूरोपीय संघ, इस्राइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ईरान, मालदीव और बांग्लादेश समेत दुनिया भर के देशों ने की दिल्ली कार धमाके की निंदा। मृतकों के परिजनों के प्रति जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी। पीएम ने मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जो यहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। आपको बता दें, लाल किला ब्लास्ट मामले में यहां दिल्ली पुलिस का जो बयान है वो सामने आया है। अभी तक 2 शवों की शिनाख्त होना बाकी है। ये जानकारी आई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। आपको बता दें, इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस ऐसे में जो शवों की शिनाख्त है वो लगातार की जा रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी आपको बता दें, अगर देखा जाए तो 6 शवों की शिनाख्त फिलहाल हो चुकी है, ये कहना दिल्ली पुलिस का, और अभी 2 शवों की शिनाख्त होना बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में लगातार क्या कुछ अपडेट आ रही है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस पूरे हादसे में हमने देखा था 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें 6 शव जो हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है, जबकि 2 शवों की शिनाख्त होना बाकी है, जिसकी कोशिश की जा रही है शिनाख्त करने की, यानी पहचान करने की, जिनके शव वहाँ पर मिले थे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो भी हर एक एंगल से इसमें जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इसका प्रभाव था घटनास्थल पर अलग अलग वाहनों में देखने को मिला था। और इस दौरान 8 लोगों की मृत्यु हुई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं, हर एक पहलू की जांच की जा रही है, किस तरीके से लगातार और भी जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जा सकें, निकाले जा सकें। और कार धमाके के बाद की अगर बात की जाए, आपको बता दें एफएस की टीम लगातार घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की भी टीम जो है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जांच की जा रही है। और इस धमाके के बाद एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम की अगर बात की जाए, वो घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी हुई है। आज सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच करती दिखी। तमाम जो साक्ष्य हैं उनको जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के असल कारणों का, असल वजह जो है उसका पता लगाया जा सके। ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ना सिर्फ एफएसएल की जो टीम है वो वहाँ लगी हुई थी, हर एक छोटे से छोटा जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा मांठिया ने बताया है कि जो भी इस जांच के लिए जरूरी साक्ष्य और निशान हैं वो जमा किए जा रहे हैं। कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देखते हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं। और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो मामला दर्ज कर जो जरूरी साक्ष्य हैं उन पर लगातार जांच की जा रही है। और आपको बता दें, दिल्ली में लाल किले के पास कल रात हुए इस कार धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार बदरपुर बॉर्डर से लाल किले इलाके में आई थी और इसमें सिर्फ एक ही शख्स बैठा हुआ था। दरअसल कल शाम लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ, अब उस कार के पूरे रूट की मैपिंग की जा रही है
और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कैसे एक एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और ये कार कहां से होते हुए आई है, लाल किले तक आखिर ये पहुंची और जांच में एक एक तार को जोड़ने के दौरान एक बड़ी लीड ये मिली है। इस क्लिप के सामने आने से पता ये चला है कि जिस कार में धमाका हुआ, आप भी देख सकते हैं उस कार की तस्वीर जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति जो है, एक शख्स जो है वो बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो हर एक पहलू से जांच की जा रही है, ना सिर्फ पूरे रास्ते के जो सीसीटीवी हैं वो खंगाले जा रहे हैं और उसी में ये जो तस्वीर सामने आई है उस कार की जिसमें धमाका हुआ, जिसमें अब से पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कितने लोग थे, नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स जो है वो इस कार में नज़र आ रहा है। सीसीटीवी का ये वीडियो जिसके ज़रिए इस बात की पुष्टि की गई है। और खासतौर से आपको बता दें, ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने दिल्ली में हुए बम धमाके पर कहा कि इस घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई है। अमित शाह घटना को लेकर आज गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। और दिल्ली में हुए धमाके के बाद से देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले मार्गों पर लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही देश भर के कई इलाकों में हाई अलर्ट है। विभिन्न जगहों पर लोगों को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं भी की जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हाई अलर्ट नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। और फिलहाल अगर बात की जाए, ना सिर्फ जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हैं, लेकिन अब की जो तस्वीर है क्या है, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है, इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं और नितेन सिंह LNGP हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मुकेश, आपके पास मैं आना चाहूँगा क्योंकि आज के दिन की अगर हम बड़ी खबर के तौर पर देखते हैं तो उस कार का जो वीडियो अभी तक सामने आया है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो उसमें नज़र आता है और इसको लेकर पुलिस ने और क्या कुछ अभी तक जो जानकारी है, क्या कुछ जानकारी साझा हो पाई है? मुकुल, जिस तरह से देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया इससे ये साफ पता लग रहा है कि जिस तरह से सुबह के वक्त ATS अहमदाबाद गुजरात की टीम ने और जम्मू कश्मीर की टीम ने वहाँ छापेमारी करी थी और 360 किलो RDX बरामद किया था। ये गाड़ी वहीं फरीदाबाद से निकल करके दिल्ली की तरफ आती है, बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करती है। टोल पर देखिए उस समय ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था, लेकिन जो बाद में लोग जुड़े, जो कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि 3 लोग थे, वो यहाँ पर आकर के उस कार में सवार हुए। कार पार्किंग में थी, पार्किंग से निकली और उसके बाद ये धमाका हुआ और उसमें जो डॉक्टर उमर नाम का एक व्यक्ति है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कहाँ है, क्योंकि इसमें एक और डॉक्टर जो उमर है उसका नाम सामने आ रहा है और उसकी तलाश जारी है कि क्या वो हादसे में मारा गया या कहीं ना कहीं वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा। इससे पहले 2 डॉक्टरों को एक को गुजरात पुलिस ने और एक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी उन्हीं के शिनाख्त पे इतने बड़े जो एक्सप्लोसिव थे उनका पता लगा और शाम तक आते आते ये धमाका हो गया। लेकिन धमाका किस तरह का था इस पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा गड्ढा नहीं हुआ, ऐसा कोई भी उस धमाके से एक्सप्लोसिव से नहीं निकल करके जो आमतौर पर RDX से निकलता है या सुनने को मिलता है। तो ये क्या रासायनिक हमला था या इनका कोई प्लान था जिसके तहत ये वहां से निकले और दिल्ली के सीधे लाल किले के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने धमाका किया जिसमें 8 बेगुनाह लोगों की जो है वो जानें भी चली गई। लेकिन अभी
फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है। और आपको बता दूं यहाँ सुबह तक जो है वो साक्ष्य जुटाए जा रहे थे, क्योंकि रात में काफी भीड़ हो गई थी, अफरा तफरी हो गई थी। तो फॉरेंसिक टीम ने जो है सुबह तक भी कुछ बॉडीज के पार्ट जो है वो रिकवर किए, जो इधर उधर तितर बितर हो गए। तो धमाका इतना जबरदस्त था, उस गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। और जो डीसीपी ने अभी बताया कि सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसमें जो है पुलवामा तक जो है वो ताहिर का जो नाम आ रहा है उसको भी देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो HR नंबर की I-20 गाड़ी थी ये 3 से 4 लोगों को बेची गई। तो सलमान से देवेंद्र को जाती है, देवेंद्र से ताहिर के पास आती है, और फिर इसी गाड़ी में धमाका हो जाता है। तो तमाम जो एंगल्स है उस पर जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कौन सी एजेंसी इसमें शामिल थी। जी, और उसी वजह से काफ़ी संदिग्ध भी हो जाता है पूरा मामला। और खासतौर से नितेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान सामने आया था कि 6 शव जो हैं जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, साथ ही 2 शव अभी हैं उन पर उनकी शिनाख्त की कोशिश लगातार की जा रही है, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है? ठीक मेरे पीछे ये लोकनायक अस्पताल का इमरजेंसी है, और इसी इमरजेंसी में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग घायल हैं उनके परिजन इस वक्त आ चुके हैं यहाँ अस्पताल में, और जो परिजनों को मिलने दिया जा रहा है घायलों से। और जो कुछ शव हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है, और कुछ शवों को उनके परिजनों को सौंप भी दिया गया है। हालांकि अभी अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, हम इंतजार करें, अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि हम लोगों से शेयर किया जाए इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ शवों की ज़रूर पहचान हो गई है और कुछ को सौंप भी दिया गया है उनके परिजन को। लेकिन जो बाकी लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भी स्थिति अभी बेहतर है, और बाकी जो मामूली रूप से घायल हैं हो सकता है कि उनको शाम तक डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। अभी तक का अपडेट ये है। दूसरी बात है कि अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है यहाँ पर। अब से थोड़ी देर बाद उनके आने की सूचना है। वो भी घायलों से मिलेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे, और डॉक्टरों से भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेंगे, और क्या कुछ ज़रूरत है, अगर बाकी सहायता की ज़रूरत सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे। तो अभी तक का अपडेट ये है, पर प्राथमिकता सरकार की यही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों घायल और अपने घरों को जाएं, अपने परिजनों से मिले। यही सबसे बड़ी अभी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, और उसी के तहत लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से जो घायल लोग हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही मुकेश, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है पिछले दिनों की अगर बात की जाए, हाल फिलहाल की घटनाओं की हम बात करें, और जिस तरीके से फरीदाबाद में भी अलग अलग जगहों पर हमने देखा था कई ठिकानों पर दबिश दी गई, तो क्या ऐसे में जल्दबाजी में हम मान सकते हैं कि उसी वजह से जो एक कार है जो कि संदिग्ध तरीके से अलग अलग जगहों पर जाती है, कई बार इसकी हम कह सकते हैं खरीद फरोख्त की जाती है, और आखिरकार उसी में बम यहाँ पर विस्फोट होना तो अपने आप में सीधे तौर पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं तार जो हैं वो जुड़े हुए तो जरूर हैं। हाँ बिल्कुल मुकुल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों में देखिए हमने जो सिंदूर ऑपरेशन किया उसमें जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवाद के खिलाफ, और किस तरह से भारत ने बताया दुनिया को कि वो चुप रहने वाला नहीं है, और साफ संदेश उन्होंने दिया था कि कोई भी ऐसी आतंकवादी गतिविधि होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी के मद्देनजर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है काफ़ी अलर्ट हैं। सुबह में जो वो एक्सप्लोसिव पकड़े गए, आप देखिए 360 किलो RDX, कोई छोटा RDX नहीं है, साथ ही साथ 2900 kg के आसपास रासायनिक जो है वो भी पकड़ा गया, AK-47 पकड़ी गई, गोलियां पकड़ी गई। तो ये तमाम चीजें कि अलर्ट थी एजेंसी। लेकिन इस बीच में ये जो हलचल हुई और फरीदाबाद से एक कनेक्शन यहां जोड़ा गया, और यहां पर ये जो एक्सप्लोसिव हुआ, यहां पर धमाका हुआ, इसको भी देखने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए यहां पर मोंटी से बोलूंगा, मोंटी दिखाइए किस तरह से अभी भी ये पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया, आगे भी इसी तरह से बैरिकेडिंग करी गई है मुकुल, क्योंकि जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी ऐसा एविडेंस छूट ना जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं या आप किसी को इसका मुजरिम बनाते हैं कि भाई तुम्हारा इसमें हाथ है या तुम्हारी इसमें भागीदारी है, तो आपको वो तमाम एविडेंस, क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं है क्या उसकी कोई भूमिका रही है या उसका कोई रोल रहा है। जब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, हाँ जी उसकी तो ये भूमिका थी, ये हमारे पास तथ्य थे जो एविडेंस आए हैं। तो जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूं उस पर बात की जा रही है, तारीख पर बात की जा रही है। सलमान जो पहले दिन गिरफ्तार किया गया जब गाड़ी उसके नंबर पे थी, मल्टीपल गाड़ियां जो है मल्टीपल लोगों को बेची गई, तो ये तमाम जो है ये पहलू जांच किए जा रहे हैं। और अमित शाह जी ने, जैसे गृह मंत्री ने कहा, वो
वो यहाँ पे आए। अभी ओपन विंडो है, हर एक पहलू पर जो है वो जांच की जा रही है और जो भी इसमें मेन कल्प्रिट पाया जाएगा उसको बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं होगी भारत सरकार, क्योंकि ये जो बेगुनाह लोग हैं ये किसी मकसद से यहाँ पर आए थे, ऐसा कुछ नहीं था और इन्होंने बेवजह अपनी जान गंवाई, तो इनकी जान जो गई हैं इनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। जी बिल्कुल, और भारत जो है वो अब बख्शने के कह सकते हैं उस मूड में कभी नहीं रहता, और खासतौर से इस तरह की जब घटनाएं लगातार होती हैं तो उसका भी हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और खासतौर से अगर नितिन देखा जाए, जैसा अभी मुकेश बता रहे थे, हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और हमने देखा था LNGP में भी वो पहुंचे थे, मरीजों का हालचाल उन्होंने जाना था। इस दौरान जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनसे बातचीत भी करते नजर आए थे। किस तरह की क्या कुछ हिदायतें इस दौरान गृह मंत्री ने दी वहाँ पर? देखिए मुकुल, जो घायल हैं उनसे जब गृह मंत्री मिले तो उनके पूरा उन्होंने पूछताछ किया कि किस तरीके से घटना हुई थी, क्या कुछ आपने देखा, साथ ही साथ आपका इलाज किस तरह से चल रहा है। डॉक्टरों से भी उन्होंने जानकारी ली कि इनको इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, कोई और भी एक्सपर्टी की ज़रूरत है, मान लिया एम्स हो या फिर सफदरजंग या जो RML के जो डॉक्टर हैं उनकी मदद की ज़रूरत है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें पूछी गई गृह मंत्री की तरफ से। उसके अलावा दिल्ली के जो बड़े अस्पताल है, खासतौर पे एम्स वगैरह के डॉक्टर को भी अलर्ट पर रखा गया था। जितने भी सीनियर रेजिडेंट थे, जूनियर रेजिडेंट थे या फिर जो डॉक्टर थे उनको छुट्टी से बुलाया गया था, सबको अलर्ट पर रखा गया था। कोशिश सबसे बड़ी यही थी कि जो घायल है उनका बेहतर इलाज हो, जो लोग बच गए हैं उनको किसी तरीके से बचाया जाए और सरकार उनके साथ खड़ी नजर आई। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि घायलों का इलाज चल रहा है और जैसे जैसे लोगों को पता चला, अपने परिजन, उनके परिजन यहाँ पर आए, उनको घायलों से उनके परिजनों को मिलने दिया जा रहा है अस्पताल के अंदर, उनको अलाउ किया गया है, वो मिल भी रहे हैं एक एक करके जैसे जैसे लोग पहुँच रहे हैं। कुछ समूह की शिनाख्त हो गई है, तो हो सकता है कि शाम तक हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी किया जाएगा जो मामूली रूप से घायल हैं। और सरकार की टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यही है कि जो लोग घायल हैं वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाएं और उनका इलाज बेहतर हो। जी बिल्कुल, और खासतौर से मुकेश, क्योंकि इस धमाके की अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी धमाका होता है तो उसकी इंटेंसिटी की हम बात करते हैं और उसी के अनुसार जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, एक हम कह सकते हैं ठोस साक्ष्य जो है वो भी सही तौर पर साझा करती हैं। लेकिन इस धमाके को लेकर क्या अभी इस तरह का कोई जो बात है या जानकारी है वो सामने आई है? जैसा आपने भी कहा कि अब RDX की हम बात करें या विस्फोटक सामग्री की बात की जाए, क्या कुछ इसमें था और किस एंगल से फिलहाल जो जाँच है वो की जा रही है? देखिए, जहाँ तक धमाकों की बात है तो जो सेंट्रल एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, उनके स्पेशल सब टीम है वो लगी हुई है और कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला था और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अलग अलग एजेंसी, अलग अलग राज्यों की जो भी एजेंसी वो भी काम कर रही हैं और एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ गृह मंत्रालय के तरह से निगरानी में इसकी जांच की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो एजेंसी है, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू काम करती है, CCTV कैमरा जो वहाँ के चारों तरफ से देखा जा रहा था कि कौन कौन उसमें शामिल है और उन घटनाओं के तार को जोड़ा जा रहा है और जैसे जैसे एविडेंस मिलता जाएगा वो देश के सामने भी रखा जाएगा, मीडिया के जरिए भी हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है कि ज़रूर इनको ट्रैक किया जाएगा और जो भी गुनाहगार हैं उनको कानून के दायरे में सजा दी जाएगी और ये सुनिश्चित किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से और बाकी जो देश की जो एजेंसी है उनकी तरफ से। और जिस तरीके से विस्फोट हुआ था और वो उसमें कई लोग जो घायल हुए, बर्न इंजरी हुआ। आप सोचिए कि आग लग जाना, उसके बाद उसे चपेट में कई लोग आ गए, झुलस गए, उनके ये जो मामला था वो बहुत चौंकाने वाला था और जिस तरीके से यहाँ पर इलाज चल रहा है तो उसमें भी ये सामने आई है कि विस्फोट काफ़ी तीव्र था और उसकी चपेटे में काफ़ी लोग आए थे, करीब करीब 30-40 लोग तो जरूर इसके आसपास चपेटे में आए थे। बिल्कुल, तो मुकेश आपसे भी जानकारी मैं लेना चाहूँगा, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है। जी मुकेश, खासतौर से इंटेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, नितिन हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जब जो बर्न एक अगर कहा जाता है जो घायल होते हैं वो ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कुछ मानना है, क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से वो देख रहे हैं इस पूरे मामले को?
बिल्कुल मुकुल, उनके लिए भी एक नया धमाका ये आ रहा है, क्योंकि पहले आमतौर पे आप देखिए छर्रे निकलते थे एक्सप्लोसिव के दौरान, कीलें निकलती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, ना तो कोई बड़ा गड्ढा हुआ। तो ये जो जिस हम बात कर रहे हैं, जो आज का नया वेपन आया है, रासायनिक हमला आया है, उस पर देखने की कोशिश की। जिस तरह से नितेंद्र ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि उसकी चपेट में लोग आ गए और धमाका भी बहुत ज़बरदस्त था। कुछ वीडियो हमने देखी शाम में भी साझा करी थी, जहाँ पे कुछ चैनल्स लाइव डिबेट्स कर रहे थे, छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो यहाँ पे कर रहे थे। उस दौरान उस चैट में वो भागते हुए दिखाई दिए, यानी बेपनाह लोग भाग रहे थे और लोग कह रहे थे भागो भागो, यहाँ पर हमला हुआ है। यानी वो धमाका और आग की जलती तस्वीरें आप देखिए कि जो जो उसकी चपेट में आया वो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ या तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में बिल्कुल नया यहाँ पर यह हमला था, नए तरीके का यहाँ पर एक्सप्लोसिव जो था वो इस्तेमाल किया गया। यही जांच करने की कोशिश की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी और बिल्कुल ही एजेंसियां सामने आएंगी और ये बताएंगी कि क्या कौन सा इसमें केमिकल था जो यूज़ किया गया, किस तरह के इसमें नए एक्सप्लोसिव थे जो इस्तेमाल किए गए। और जिस तरह का ये लगातार अभी सुबह ही आप देखिए फरीदाबाद में कई सारे एक्सप्लोसिव पकड़े भी गए थे, भारी मात्रा में पकड़े गए थे। तो यानी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे आतंकवादी और इसकी बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। और कई राज्यों में ये जो मूवमेंट थी इनकी ये नोटिस की गई। अहमदाबाद गए, यूपी में गए, यूपी से फिर फरीदाबाद आते हैं और फरीदाबाद में ये जो डॉक्टर है वो पकड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अभी उम्र की जो है वो बात आ रही है। तो नया एक एंगल इसमें और देखने को मिल रहा है। कुछ देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी भी जो है वो लगातार यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। पुलिस की लगातार टीमें आ रही हैं, जा रही हैं और जांच कर रही है। रात में एनआईए को भी यहाँ पर देखा गया, तमाम बड़े एजेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं। तो हर एंगल पर जांच की जा रही है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी कि क्या इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था और क्या मकसद था इनका इसके पीछे का। जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए मुकेश तो कहीं ना कहीं साजिश जो है या टारगेट जो है निशाने पर राजधानी दिल्ली थी। और जिस तरीके से जो दिल्ली से सटे राज्य हैं वहां पर इनकी जिस तरह की गतिविधियां मिली हैं, जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं और खंगाल रही हैं, तमाम तारों को जोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली को उस पर निशाने पर रखा गया था। बिल्कुल दिल्ली उसके निशाने पर थी और इसको लेकर के ही दिल्ली एनसीआर के आसपास जो थी इनकी मूवमेंट दर्ज की गई। गुड़गांव उसमें था, फरीदाबाद देख लीजिए, उत्तराखंड के आसपास में नोटिस की गई एक्टिविटी, यूपी में नोटिस की गई। यानी ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये ऐसे ही आते हैं, इनको ला करके पहले इनको अलग अलग इलाके में छोड़ दिया जाता है, फिर ये रैकी करनी शुरू करते हैं। रैकी करते हैं, कहाँ आना है कहाँ जाना है, उसी के तहत इन्होंने ये जो अपने जो भी एक्सप्लोसिव थे ये लाने शुरू किए अपने एजेंट्स के द्वारा। और विभिन्न रास्तों से एक्सप्लोसिव लाते हैं, एक रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये प्लान होता है। तो लेकिन आप देखिए ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि एजेंसी अलर्ट पर थी। एजेंसियों ने अगर ये बरामदगी नहीं की होती तो ये क्या करने वाले थे, इनकी मंशा जो है ये लाल किले धमाके से ही साफ हो जाती है कि ये कुछ बड़ा करने के लिए आए थे दिल्ली में, दिल्ली को दहलाने की इनकी साजिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं कटिन किया गया, इनको रोका गया और उसके बाद जब इन्होंने हताश होकर के ये जाते जाते एक एक्सप्लोसिव कर दिया कि नहीं कुछ तो डेंट करना है तो करके जाएंगे अभी। लेकिन यहाँ पर जो डीसीपी बता रहे थे कि कुछ ही देर में और भी चीजें साफ होती नजर आएंगी। बिल्कुल मुकेश, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों के साझा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर जिसमें 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है जिसमें केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख जो है वो मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 11 बजे बैठक होनी है। एक उच्च स्तरीय बैठक, ना सिर्फ अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे बल्कि केंद्रीय गृह सचिव जो हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जानना चाहेंगे आपसे क्या जानकारी मिल पा रही है? 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है मुकुल, और हम देख रहे हैं कि कल से जब से ये घटना हुई है गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे जो जांच की प्रक्रिया है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने कल देखा कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले जो लोकनायक अस्पताल है जहां घायल भर्ती हुए थे वहां का दौरा किया, घायलों का हालचाल जाना, उनके इलाज की व्यवस्था उचित तरीके से करने के निर्देश दिए। बल्कि घटनास्थल पर जाकर भी उन्होंने पूरी परिस्थितियां देखी, समझी। कल रात भी उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज ये एक बड़ी बैठक मुकुल बुलाई गई है। 11 बजे दिल्ली के कर्तव्य भवन में ये बैठक होने वाली है। और जैसा आपने भी बताया कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा
एनआईए के जो प्रमुख हैं सदानंद दाते, इसके अलावा आईबी प्रमुख तपन देका इस बैठक में शामिल होने वाले। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्रालय के सुरक्षा एजेंसियों के इस बैठक में शामिल होंगे। और जो तमाम लीड्स मिली है कल रात से लेकर आज तक, जो फॉरेंसिक जांच में जो नतीजे सामने आए हैं, तो उसको लेकर अब किस तरह से आगे बढ़ना है। गृह मंत्री ने कल ही साफ कर दिया था कि जो सभी एंगल्स है, सभी कोण है, इस घटनाक्रम के जो सभी पहलू हैं, उसको लेकर जांच होगी और ये जांच तेजी से कराई जाएगी। हम जानते हैं कि मीडिया में भी तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। काफी संख्या में 50 से भी ज्यादा जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसके सामने आने की बात आई है। उस कार में जो लोग शामिल थे उसके बारे में भी कई जानकारियां शामिल हुई है। तो एक इंटीग्रेटेड जांच को कैसे आगे बढ़ाई जा सके। कल ही आपको पता है मुकुल, गृह मंत्री के निर्देश पर जो सभी एजेंसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एनआईए हो, एनएसजी हो, एफएसएल हो, तमाम एजेंसी ग्राउंड पे लगातार काम कर रही थी। पूरी रात उन्होंने काम किया है। तो अभी तक के क्या नतीजे हैं, मुझे लगता है उसका एक असेसमेंट गृह मंत्री करेंगे और आगे किस तरह से इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, उस संबंध में जरूर मुझे लगता है कि गृह मंत्री एक अहम निर्देश इस बैठक के दौरान दे सकते हैं। मुकुल जी बिल्कुल सुधाकर, जैसा आपने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक है, तो तमाम अभी तक की जो जांच का एक परिणाम सामने आया है, जिस तरीके से जो तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं उस पर जाहिर तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन क्या माना जाए, क्या जो जानकारी है अभी मीडिया के साथ साझा की जाएगी या नहीं? देखिए, एक तो एक कंक्लूसिव जब जानकारी सामने आती है तो जरूर सुरक्षा के सूत्र बता रहे हैं कि उसको मीडिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन खासतौर से i20 कार के बारे में, i20 कार में शामिल लोगों के बारे में, उसके बारे में जरूर तेजी से जांच चल रही है। हमने देखा कि हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने भी ये जानकारी दी कि कार की ओनरशिप हो या फिर किस वक्त, बताया ये जा रहा है कि दोपहर 1-1:15 बजे से ही वो कार जो पूरा एरिया है चांदनी चौक का, लाल किला का, इस एरिया में वो चक्कर लगा रहा था। दिल्ली गेट, सुनहरी मस्जिद, इस एरिया में था और 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस में उसके बारे में जानकारी शामिल आई है। तो कार में जो वाहन चालक थे उनके साथ जो लोग थे उसकी बात भी सामने आ रही है। तो उसके बारे में भी और भी ज्यादा तफ्तीश जानकारी जुटाई जा रही है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि कई और राज्यों के भी संपर्क में है दिल्ली पुलिस, उनके साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन, एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन हो सके और सभी एजेंसीज के तालमेल से इस पर जल्द से जल्द एक मुकाम तक पहुंचा जा सके। और निश्चित तौर पर उसके बाद जरूर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आप अगर हर एक पहलू को मीडिया के सामने रखते हैं तो कई बार उस जांच की दिशा गड़बड़ाने का खतरा रहता है। तो हम जानते हैं कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और सूत्र जरूर बता रहे हैं कि उनको निर्देश है कि तेजी से और पुख्ता तरीके से जो इस घटना के जो दोषी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। इस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो लगातार जांच की जा रही है और हर एक वो तार जो कि इस घटना से जुड़ा हुआ है उस तक पहुंचने की कोशिश, और उसमें हम देखेंगे कैसे सफलता मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल नितेंद्र, मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सुधाकर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हिंट देना। वो वाली MDH की सुपर हिट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए बम धमाके पर यहाँ पर आपको बता दें, दुख जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली में हुए विस्फोट से बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए इस धमाके पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने एक्स पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, धमाके से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अगर आप उस इलाके के आसपास हैं तो कृपया लोकल अथॉरिटीज की सलाह मानें। हमारी ट्रैवल एडवाइस पोर्टल पर अपडेट की जाती रहेगी। वहीं दिल्ली धमाके पर अर्जेंटीना ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एक्स पर अपने संदेश में भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने लिखा, अर्जेंटीना की जनता और सरकार की ओर से हम लाल किले पर हुए विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और हम सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में हुई दुखद मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। मालदीव इस कठिन समय में भारत की जनता और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने भी इस धमाके पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, दिल्ली के लाल किले के पास आज शाम हुई घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और आपको बता दें, इस हादसे के बाद से देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे में हवाई अड्डों पर चेकिंग के दौरान यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए हवाई कंपनियां जो हैं एडवाइजरी जारी कर रही हैं। आपको बता दें, यात्रियों से अपील की गई है कि प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे ताकि चेक इन और बोर्डिंग की प्रक्रिया सहज बनी रहे। इसके अलावा यात्रियों को बोर्डिंग से पहले दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए यात्रियों से वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र साथ में रखने की भी अपील की गई है। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को दिल्ली धमाके की तस्वीर बताकर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस वायरल तस्वीर की सच्चाई कुछ और ही है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि यह तस्वीर दिल्ली धमाके की नहीं बल्कि लेबनान में 2024 में हुए एक धमाके की है।
पीआईबी ने किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से इसकी जांच करने का आग्रह किया है। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच यहां शुरू हो गई। आज बिहार में आपको बता दें 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं और इनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 और 5 बजे तक ही वोटिंग होगी, जबकि जो अन्य बूथ हैं उन पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इन चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। दूसरे फेज में बिहार के 3.70 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इधर वोटिंग को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को आज रात तक सील किया गया है। और किस तरीके से फिलहाल जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, ये जान लेते हैं। सीधा रुख करते हैं बिहार। हमारे संवाददाता धीरज कुमार सुपौल से और अमरेंद्र गुप्ता सासाराम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे जानना चाहूँगा, सुपौल की अगर बात की जाए, हम देख पा रहे हैं अलग अलग बल्कि हर एक मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। किस तरह का एक अलग उत्साह वहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लोग, उनमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपने उत्साह की बात की और मैं उत्साह सुबह 7 बजे से देख रहा हूं और उससे पहले ही जबकि हमने मतदान केंद्र के बाहर महिलाओं की कतार देखी तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की महिलाओं की जो भागीदारी है, चाहे सशक्त लोकतंत्र को बनाने के लिए उनमें भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से हमने बीते सालों में देखा है कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर मतदान करती है, राजनीतिक दलों को चुनने में या कह सकते हैं कि अपना नेता चुनने में अपने हिस्से का योगदान देती है, उससे जरूर लगता है कि खास करके महिलाओं की जागरूकता इस क्षेत्र में बढ़ी है। अगर हम सुपौल की बात कर लेते हैं तो सुपौल का ये जो इलाका है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है और यहाँ पे सुपौल में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 विधानसभा की सीटों के को अगर 2005 से लेकर 2020 तक को अगर आप देखते हैं तो इन 20 सालों में सुपौल विधानसभा के 5 सीटों पर जी मात्र एक बार साल 2015 में राजद को जो एक पिपरा विधानसभा सीट है वहां जीतने का मौका मिला था जी। उसको अगर साल 2015 के एक विधानसभा सीट को अगर निकाल दिया जाए तो इन सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है। और अभी की जो स्थिति है, हालांकि हम कह सकते हैं कि हर सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन स्थिति कमोबेश उसी तरीके की दिखती है, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात कर लेते हैं, कोसी अंचल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस इलाके में चाहे सुपौल का विधानसभा सीट हो, जहां की विजेंद्र प्रसाद यादव जहां के उम्मीदवार हैं, 7 बार के विधायक हैं, 8वीं बार मैदान में हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुपौल के विश्वकर्मा हैं। छातापुर विधानसभा के सीट की बात कर लेते हैं, जो वहां के जो मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता है, 4थी बार मैदान में है। निर्मली से अनिरुद्ध यादव 3 बार का चुनाव जीत चुके हैं, 4थी बार मैदान में। जी बिल्कुल, तो लेकिन देखना होगा इस बार के जो क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। धीरज, अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, किस तरीके से देखा जाए, कई ऐसे चेहरे जिनका जिक्र अभी धीरज भी कर रहे थे, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। सासाराम की अगर स्थिति की हम बात करते हैं, क्या स्थिति वहां आप देख पाते हैं, किस तरह की तस्वीरें आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो वहां नजर आई हैं? बिहार में सेकंड फेज के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और आपने देखा कि जब 6 नवंबर को जब प्रथम चरण की वोटिंग हुई तो बिहार ने पहली बार एक ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया, 65.8%। और इसमें एक उत्साहित करने वाला आंकड़ा था महिलाओं का, जिन्होंने 69.0% मतदान किया और जो मीनापुर एक विधानसभा सीट थी उस पर जो है 77.5
5-4% रिकॉर्ड दर्ज हुआ मतदान, और ये उत्साह लगातार बना रहा। और जब सेकंड फेज में हमने देखा तो जो सेकंड फेज में इस बार जो सुबह 7 बजे से ही महिला मतदाताओं की संख्या खासी अच्छी देखी गई है। और जो बिहार में जो मतदान केंद्र सेकंड फेज में बनाए गए हैं वो 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से जो महिलाओं के द्वारा जो संचालित जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या 595 है। और मैं सासाराम के उसी एक महिलाओं के द्वारा संचालित मतदान केंद्र पे हूँ। पहले मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, मेरा कैमरा सहयोगी यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए सामने देख सकते हैं कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त सुबह 7 बजे से लगभग यही तस्वीर आपको नजर आएगी। लगातार वोटिंग की जो लाइन है वो कम नहीं हो रही है और लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। और मैं जिस एरिया में हूँ, मैं जिस लोकेशन पे हूँ, ये सासाराम है। और सासाराम जो है बेसिकली शाहबाद रेंज का एक इम्पॉर्टेंट सीट है। और शाहबाद रेंज में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर आते हैं, जिसमें भोजपुर की 7 विधानसभा सीटें, बक्सर की 4, रोहतास की 7 और कैमूर की 4। और मैं आपको बता दूं कि रोहतास जो है, रोहतास जिले में सासाराम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती रही है। बाबू जगजीवन राम की धरती रही है। बाबू जगजीवन राम ने यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद मीरा कुमार काफी लंबे समय तक रही। लेकिन अगर पिछले 2020 का आंकड़ा देखें तो ये पूरा जो शाहबाद रेंज है वहां पर जो पूरी सीटें हैं वो 22 सीटें हैं। और 22 सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहां पर एक तरफ जहां एनडीए का एक बड़ा मुकाबला देखा जाता है महागठबंधन से, लेकिन इसमें पिछली बार का जो रिजल्ट था 22 में से बराबर की टक्कर थी। और दोनों ने यानी कि एनडीए ने भी यहां से 11 सीटें दर्ज की थी और महागठबंधन ने भी 11। लेकिन एक बड़ा मुकाबला इसलिए भी यहां पे मजबूत हो जाता है कि ये जो महागठबंधन के पास जो माई फैक्टर है मुस्लिम और यादव, उसका 32% पूरे बिहार में वोट बैंक है, उसका एक बड़ा बहुमत यहां पर नजर आता है। तो बड़ी फाइट होती है। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ मुकुल बदला है। इस बार मैं बात करूं अगर मगध की, देखिए मगध यहां से बगल का रेंज है। मगध की 26 सीटें यानी कि शाहबाद की 22 और मगध की 26 सीटें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पर बराबर की टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में। और लगभग जो स्थिति है बराबर पिछली बार भी थी और इस बार सिनेरियो बदले हैं। तो शाहबाद रेंज में भोजपुर की जो है 7 सीटें मान लीजिए, बक्सर की 4 है, इसके अलावा आप मानिए कि रोहतास हो गया। तो ये वो फैक्टर्स हैं जहां पर एक विनिंग ट्रेंड को सेट करेंगे। और जिस तरह से लोगों ने एक मन बनाया है कि पूरे अगर प्रचार में देखें तो एनडीए ने नीतीश कुमार के सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आगे बढ़कर पूरे प्रचार को किया है। वहीं हम बात करें इस पूरे रेंज में तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के रोजगार, सामाजिक न्याय और जो मैं आपको बता रहा था माई फैक्टर, इन तीनों पर बिल्कुल अमरीन अलग अलग मुद्दे जो हैं जाहिर तौर पर किया था इस चुनाव में हमें देखने को मिले हैं। और खासतौर से धीरज, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जब हम महिला मतदाताओं की बात करें या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात की जाए, वो किस भूमिका में इन चुनाव में हमें नजर आ सकते हैं यहाँ पर? देखिए, आपने महिला वोटर्स की बात की तो महिला वोटर्स के पास इस समय मतदान केंद्र पर कहने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके से उनका सशक्तिकरण हुआ है, जिस तरीके से बेटियां स्कूल में पढ़ने के लिए उनकी जा रही है, जिस तरीके से उनकी बेटियों को ग्रेजुएशन करने के लिए उनको 50,000 रुपये मिले हैं, और जिस तरीके से हमने देखा है कि जहां फूस की झोपड़ी थी वहां आवास मिले हैं, राशन मिल रहे हैं। इसके अलावा जीविका दीदी जो महिलाएं बनी हैं उन महिलाओं को 10,000 रुपये मिले हैं। और उन्हें कहा गया है कि जीविका दीदी रहते हुए आपने इन पैसों का अगर सदुपयोग किया, मतलब अच्छे छोटे उद्योग को लगाने में या छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए आपने उन पैसों को लगाया, तो उसके बाद आपको 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। तो महिलाओं का एक गजब सा उत्साह, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को पानी के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता है क्योंकि घर में नल के जरिए जल का पानी पहुंचा है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो नीतीश कुमार ने बीते 15 सालों में 20 सालों में काम किया है, उस काम का जो परिणाम है, उस काम का जो नतीजा है वो अभी हमें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो महिलाओं ने बताई है कि कैसे उनकी जो बेटियां सशक्त हुई है। देखिए, जब पहले आज से 15-20 साल पुराने के बिहार के दौर को आप देखेंगे तो अभी एक बच्ची मुझे बता रही थी कि आज से 15 साल पहले बिहार की जो बेटियां थी वो 7वीं 8वीं स्कूल तक या 7वीं 8वीं तक ही स्कूल कर पाती। इसका कारण ये था
कि बच्चे लोग जो उनके माता पिता ही कहते थे कि अब बेटियां आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि सुरक्षा का अभाव है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके साथ बुरा बर्ताव भी कहीं कहीं हो जाता था, लूट अपहरण की संस्कृति थी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कल्चर विकसित किया और बेटियों को पोशाक और साइकिल दी, और वो बेटियां साइकिल पर चढ़कर जब स्कूल जाने लगी तो वो दृश्य देखने लायक होता था, या कह सकते हैं बिल्कुल एक बदलाव जो है जाहिर तौर पर धीरज वो नजर आता है, एक बदलाव उस समय महसूस किया जी गया। जी बिल्कुल। और वही बेटियां आज महिला बनी है, वही बेटियां सशक्त नारी बनी है, और वही बेटियां बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए बिल्कुल मतदान केंद्रों पर धीरज, लेकिन इस बदलती तस्वीर को अब हम कह सकते हैं हर कोई देख रहा है। लेकिन अमरेंद्र, इस बदलती तस्वीर की अगर बात की जाए, क्योंकि बदलते बिहार में अब शायद जो बूथ हैं उनकी भी तस्वीर बदलती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका हम मान सकते हैं? मुकुल, यही बात मैं बताने जा रहा था, जिसको पहले मैं थोड़ा सा पीछे जिस पे धीरज कोट कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, और आपने भी सवाल किया था, फिर यूथ पे आता हूं। देखिए पूरे बिहार में अगर मुकुल बात करें तो 3,49,00,000 महिला वोटर्स हैं, और जो टिकट अगर देखें 1302 कैंडिडेट में जो महिलाओं को जो टिकट मिली है वो उसका आंकड़ा 136 है। यानी कि ये बता रहा है कि बिहार की महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, और राजनीति सहित हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। और जो यूथ वोटर्स की बात की तो पहली बार जो यूथ वोटर्स हैं 18 से 19 साल के, उनकी संख्या 14 लाख है। तो देखिए महिला की संख्या पूरे बिहार के मतदान के दौरान 3,49,00,000, और यूथ वोटर जो 18 से 19 साल जिन्होंने 20 साल पहले का बिहार नहीं देखा, अब जो जिन्होंने 20 साल के बाद का बिहार देखा, उनकी संख्या 14 लाख। तो ये वो इंपॉर्टेंट डेटा है मुकुल, जो कहीं ना कहीं बिहार में जो 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 सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली है और किस तरह से बिहार की एक तस्वीर होने वाली है, ये बताने के लिए काफी। और जो मैंने आपको अभी से पहले डेटा दिया था कि फर्स्ट फेज में ही महिलाओं ने दिखा दिया कि वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि बिहार को जाना जाता था कि महिलाएं पीछे आती है। लेकिन अगर आप मुकुल 2015, 2020, 2015 और 2010 का ट्रेंड देखें और उसको 2025 से कंपेयर करें तो 7 से 8% पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने वोट किया है। और जहां पर महिलाओं ने वोट किया है उसका अगर रिजल्ट का आकलन करें तो मैं 112 सीटों का अगर 2020 का आकलन कर रहा हूं तो उसमें 78 सीटें एनडीए को मिली है, और 112 सीटों में से करीब 58 सीटें महागठबंधन के पास गई हैं। और इसी का एक आकलन और बताता हूं, जिस क्षेत्र में पुरुषों ने ज्यादा वोट किया है और महिलाएं कम गई हैं, वहां पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। वहां पर तकरीबन 60 के आसपास महागठबंधन ने विन किए हैं, तो 48 के आसपास एनडीए ने। तो ये बता रहा है कि महिलाओं की शक्ति और सशक्तिकरण की बात न सिर्फ सरकार करती आ रही, बल्कि ये दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि राजनीति में महिलाएं बहुत पीछे मानी जाती थी, लेकिन 136 उम्मीदवारों को टिकट देकर ये बताया है बिहार ने कि महिलाओं को अब हर क्षेत्र में आगे जाना। और महिलाओं ने तस्वीर भी पेश की आदिकाल से अगर बात करें, और बिहार तो एक संस्कृति और उसकी भूमि है, तो बिहार में बड़े बड़े उदाहरण ऐसे हैं। तो ये और एक चीज और मुकुल लास्ट लाइन में कहूंगा कि इस बार का बिहार का चुनाव एक नजीर पेश करेगा पूरे देश के सामने, और इस बार का बिहार का चुनाव ये बताएगा कि वास्तव में जो मतदान की ताकत है, जो लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर किस तरह से हिस्सा लेते हैं और अपनी सरकार किस तरह से चुन सकते हैं अपने मुद्दों पर, इसकी एक बहुत बड़ी नजीर बिल्कुल मिसाल तो पेश हो ही रही है मुकुल। खासतौर से धीरज, अगर देखा जाए पहले फेज की बात करें, जो रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, और अभी तक के 9 बजे तक के मतदान की भी अगर बात की जाए तो करीब 14.5% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। किस तरीके से देखें जो प्रतिशत अभी तक आया है, और किस रफ्तार से आपको लगता है कि ये बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले चरण के मतदान में आपने बिहार में ऐतिहासिक मतदान को देखा, रिकॉर्ड टूटे पिछले सालों के, क्योंकि 2000 अगर हम 20 की बात कर लें तो 2020 में पहले चरण में करीब 57% मतदान हुए थे, और जबकि हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में तकरीबन 65% का आंकड़ा जो है हमारे सामने आया। और अगर हम दूसरे चरण में ही सुबह 9 बजे की हम बात कर रहे देख लेते हैं आंकड़े को, तो सुबह 9 बजे तकरीबन 13 से 14% का मतदान का आंकड़ा सामने आया था पहले चरण में, और आज 9 बजे तक के आंकड़े को हम देख रहे हैं कि
13 से 14% का आंकड़ा 9 बजे आज भी आया हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि दूसरे चरण के वोटिंग पैटर्न में भी पहले चरण जैसा ही नतीजा हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है, लोगों की भागीदारी देखी जा रही है, और जिस तरीके से लोगों की भागीदारी में बदलते हुए बिहार को देखा जा रहा है, तो उससे समझा जा सकता है कि दूसरे चरण के मतदान में भी जो मतदान का जो प्रतिशत होगा वो पिछले बार के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगा और एक नए बिहार को बनाने के लिए एक विकसित बिहार के संकल्प को लेकर जो जनता है मतदान केंद्रों पर आ रही है, पहुंच रही है, और इसका नतीजा शाम को हमें जरूर दिखेगा जबकि यहाँ रिकॉर्ड मतदान दर्ज होगा। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा भी जाए अमरिंदर, क्योंकि हर कोई अपील कर रहा है, चुनाव आयोग की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने भी सुबह सुबह अपील की कि जो अपना मताधिकार है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और जैसा धीरज भी बता रहे हैं कि पहले फेज में जो ऐतिहासिक मतदान हुआ, क्या उसका भी असर हम मान सकते हैं कि लोग जो है एक से दूसरे को देखते हैं कि हर कोई मतदान कर रहा है, हमें भी करना चाहिए, ये जो जागरूकता आ रही है। और पहले फेज में जिस तरीके से रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया जो प्रतिशत था, तो क्या उसका असर सीधे तौर पर इस फेज में भी नजर आएगा हमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है बहुत सराहनीय है। सालों से जिस तरह से निर्वाचन आयोग लोगों को जागरूक करता रहा है, और करीब देखे 2 महीने से निर्वाचन आयोग ने बिहार की भूमिका में अपनी स्पष्टीकरण देने के तहत जो नए प्रकल्प पहली बार जो प्रारंभ किए उसमें आप देखिए एक बड़ी चीज है कि हमेशा जो बिहार में मतदान या बूथ सेंटर पे विवाद नजर आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी बिहार के बूथ हैं, यानी कि 45,399 जो पूरे बिहार के बूथ है उसकी वेबकास्टिंग हो रही है। यानी कि यहाँ की सारी चीजें, पटना में एक बड़ा मॉनिटरिंग सेंटर बना है निर्वाचन आयोग, वो उसको देख रहा है, और उसके बाद दिल्ली में मॉनिटर हो रहा है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात करें तो निर्वाचन को देखते हुए, मतदान को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेज उन संवेदनशील जगहों पे हैं। 4109 जो संवेदनशील जो बूथ है जिन पर वोटिंग सुबह 7 से लेके 5 बजे तक और कुछ जगह पर 7 से लेके 4 बजे तक हो रही है, वहां एक्स्ट्रा फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं। बिहार पुलिस की टुकड़ी है। और तीसरी बात कि जो निर्वाचन आयोग की टीम है, जो मतदान में लगे हुए कर्मी है, उनकी भी जागरूक भूमिका यहाँ पे नजर आ रही है। तो निर्वाचन आयोग ने, और दूसरी बात इस बार बिहार में एक बड़ी सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही है कि पिंक बूथ है, दिव्यांग बूथ है, महिलाओं से सशक्तिकरण करते हुए महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ है, और सभी बूथों पर आपको एक अच्छी चीज मिलेगी कि बिहार की संस्कृति, बिहार की छठा, बिहार के लोक पर्व छठ की जो छठा है और जो तस्वीरें हैं वो कई सारी बूथों पे दिखाई गई हैं। यानी कि बिहार के जो रिच कल्चर है उसको भी डेमोट करने का प्रयास किया गया, उसको भी प्रदर्शित किया गया। तो निर्वाचन आयोग की भूमिका वास्तव में बहुत सराहनीय है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पहला फेज कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, इसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो पहला फेज है 65% से ऊपर का वोट कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, और महिलाओं का जो फीसद है, जिसमें मीनापुर विधानसभा का 77%, तो ये तो बताता है कि कितना वोटर जागरूक हुआ है और वोटर को पता है कि क्या मुद्दों पे वो वोट करने जा रहा है। वोटर से हमने एक और अहम बात मैं मुकुल कोट करना चाहूंगा। मैं पिछले 20 दिनों से बिहार के लगभग अधिकतर हिस्सों में घूम चुका हूं। मैंने बिहार के लोगों से एक बात जरूर पूछी कि आप किस तरह का बिहार चाहते हैं, आपको बिहार में किस तरह का विकास चाहिए। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, वो चाहते हैं कि हमें अपना प्रतिनिधि बदलना है, हमें अपना सरकार से भी शिकायतें हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं कि 2020 से पहले का बिहार, जिसमें जंगल राज की बात होती थी, कट्टा की बात होती थी, लेकिन 2020 के बाद का बिहार, भले ही जो जिनकी अपेक्षाएं विकास की ज्यादा थी वो ना हो, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है, बिहार में सुरक्षित माहौल है। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव जो है वो बिहार में नजर आता है, और बदलाव दिख रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा बदलाव जो है हम देखेंगे 14 तारीख के बाद भी किस तरह का एक बड़ा बदलाव हमें नजर आ सकेगा। फिलहाल धीरज और अपने आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में जो मतदान है वो जारी है, और एक वक्त होता था जब बूथ कैप्चरिंग जैसी तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन आज जो अलग अलग बूथ हैं वो काफ़ी आकर्षक हैं और शांतिपूर्ण ढंग से फिलहाल बिहार में मतदान हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।